अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ओपिनियन। अगर आपको याद हो तो सन 2014 के अंदर मलेशिया के एक सिविल तैयारे को यूक्रेनियन एयर स्पेस में गिरा दिया गया था और उस वक्त इस बात पर बहुत कयास आराइयाँ हो रही थी, बहुत लोग डिबेट कर रहे थे कि इस तैयारे को किसने गिराया और क्यों गिराया। लेकिन आज 8 साल बाद इन हाइंडसाइट हमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि उस तैयारे का गिरना वाज पार्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विच सम पीपल आर कॉलिंग पोटेंशियली द बिगेस्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इन डेकेड्स। और उस कॉन्फ्लिक्ट का नाम है जी यूक्रेन वर्सेस रशिया। अगर आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दें तो यूक्रेन रशिया का और सोवियत यूनियन का एक बहुत अहम हिस्सा था और जब 90 की दिहाई के अंदर सोवियत यूनियन टूटा तो ये बात रशिया को बिल्कुल भी ना भाई और ये रशिया के लिए एक तारीखी ज़ख्म के मुतरादिफ था और तारीख के लगाए हुए ज़ख्म इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते। और इस ज़ख्म पर एक मेटाफोरिकल नमक छिड़का गया जब 2008 के अंदर नेटो ने यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने की एक पेशकश दी विच ऑब्वियसली व्लादिमीर पुतिन सॉ एज अ वेस्टर्न ट्रांसग्रेशन टुवर्ड्स रशिया। और ये बात अगेन व्लादिमीर पुतिन को एक आंख ना भाई। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने आहिस्ता आहिस्ता एक्शंस लेना शुरू किए और यूक्रेन के अंदर जो प्रो रशियन हिस्सा है उसको ऑब्वियसली उकसाने की कोशिश की। एंड देन कट टू 2014 जब विक्टर योकोविच जो कि उस वक्त में यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो फाइनली नेटो के साथ डील साइन करने लगे थे तो रशिया इंटरवीन्ड और उन्होंने उसको इस डील साइन करने से रोक दिया और इसकी वजह से यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत शुरू हुई एंड विच स्पार्क्ड व्हाट इज़ नोन एज द यूक्रेनियन रेवोल्यूशन और विक्टर योकोविच को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। और 2014 के अंदर ही रशिया ने यूक्रेन के एक हिस्सा जिसे सिमियन पेनिनसुला कहा जाता है उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे अपने कब्जे को अपनी एनेक्सेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक नाम नेहाद सा रेफरेंडम कराया जिसको वेस्ट ऑब्वियसली नाम नेहाद कहता है लेकिन रशिया ये क्लेम करता है कि दैट रेफरेंडम वाज फेयर और उस रेफरेंडम के मुताबिक 95% आबादी सिमियन पेनिनसुला की इस बात के हक में थी कि सिमियन पेनिनसुला का इंजमाम रशिया के साथ होना चाहिए था। और वहां की ऑन ग्राउंड हकाइक भी एक डिफरेंट स्टोरी बताते हैं। वहां के लोग सीमिंगली ऑन सरफेस बहुत खुश नजर आते हैं इस फैसले से। Люди не понимают, что действительно происходит. Люди думают, что мы здесь в оккупации. Как мы можем находиться в оккупации, если мы сделали свой выбор за возвращение домой, в Россию? Нам силу дает наша верность отчизне. И наши мысли и наше будущее должны быть с Россией. और 2014 से लेकर अब तक रशिया का कॉन्फ्लिक्ट को उकसाने का सिलसिला जारी है। यूक्रेन इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक प्रो रशिया है और एक प्रो यूरोप है और एक सिविल वॉर से शुरू हुई है, खाना जंगी हो रही है यूक्रेन के अंदर। एक साइड को रशिया बैक कर रहा है और दूसरी साइड को यूरोप यानी कि वेस्टर्न यूरोप स्पेसिफिकली बैक कर रहा है और यूएस इस सब के दरमियान परेशान है और यूएस रशिया को धमकियां दे रहा है कि इफ यू अटैक यू विल हैव टू पे। To President Putin, that's the last thing I'll say. If he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating. जहां एक तरफ यूएसए रशिया को धमकियां दे रहा है और रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट के अंदर यूएसए का एक बहुत अहम एलाय जिसका नाम इंडिया है वो रशिया के साथ $600 मिलियन की डील साइन कर रहा है विच ऑब्वियसली बॉदर्स द यूएस। और सवाल ये भी यहाँ पे उठता है कि जिस तरह तुर्की के ऊपर रशिया के साथ डील साइन करने के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, क्या भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं? और दूसरी तरफ रशिया का ये कहना है कि हमारा यूक्रेन के अंदर हमला करने का या इन्वेड करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रशिया के एक्शंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। रशिया ने इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,30,000 फौजी तैनात किए हैं और मॉस्को से टैंक्स की और सप्लाईज की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस सब में एक बहुत अहम फैक्टर है रशियन नेचुरल गैस। यूरोप की टोटल गैस नीड्स का 35% हिस्सा रशिया से जाता है और रशिया ऑब्वियसली इस लिहाज से यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तमाम की तमाम पाइपलाइंस यूक्रेन से गुजर कर जाती हैं। इसी वजह से जर्मनी जो कि नेटो का एक बहुत अहम हिस्सा है वो इस मामले पे किसी हद तक साइलेंट है क्योंकि जर्मनी इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ रशियन नेचुरल गैस और रशिया ने ऑब्वियसली वो गैस पाइपलाइंस को वेपनाइज करने के थ्रेट्स भी दिए हैं।
अब इस सब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जहां रशिया को चाइना जैसी एक ताकत की भी बैकिंग हासिल है और इंडिया एक तरफ किसी हद तक इस सब से न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को कम द कॉन्फ्लिक्ट, इफ द कॉन्फ्लिक्ट कम्स एंड लेट्स होप इट डज नॉट, पाकिस्तान वुड आल्सो हैव टू पिक अप अ साइड। और जैसे कि इमामुल हक साहब ने अपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाले आर्टिकल में जिक्र किया है कि रशिया जैसा मुल्क ना अपने दोस्तों को भूलता है और ना ही अपने दुश्मनों को। तो क्या हिस्टोरिकली जैसे पाकिस्तान रशिया के अगेंस्ट रहा है और रशिया को तोड़ने के अंदर पाकिस्तान ने यूएस की मदद की थी, क्या इस दफ़ा भी पाकिस्तान ऐसा कुछ फैसला करेगा या इस दफ़ा हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं? और अगर आपको लगता है कि ये रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है इट इज़ जस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस या टू नेशंस, तो यू आर ग्रेवली मिस्टेकन।